और आपको सीधे लिए चलेंगे इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्योंकि दुनिया का 20% एनर्जी यहीं से जाता है, और अगर भारत के संबंध में देखें तो हमारे ऊपर भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट है, क्योंकि हमारा जो क्रूड है लगभग 40% इसी एरिया से आता है। 90% हमारा इंपोर्ट का एलपीजी भी यहीं मिडिल ईस्ट से है, और नेचुरल गैस भी लगभग 65% ऑफ आवर इंपोर्ट्स कम फ्रॉम दिस एरिया। इसके चलते डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी प्राइस वॉलेटिलिटी भी है, सप्लाई का भी इम्पैक्ट है। जैसा मैंने अभी बताया, अगर इंटरनेशनल प्राइस हम देखें क्रूड के, तो जो $70 के आसपास थे पर बैरल 2 महीने पहले, वो अब लगभग $120 पर बैरल पर है। अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी जो हम लगभग $780 पर टन के हिसाब से सऊदी सीपी है। इस सब के चलते हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी नुकसान है, और भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज़ ना हो, और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। जैसा कि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि इस एक्साइज ड्यूटी का इम्पैक्ट भी लगभग 14,000 करोड़ हर महीने का है। भारत सरकार ने इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि तुरंत रिफाइनरीज़ के अंदर एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, इसके अलावा पीएनजी कनेक्शंस को कैसे प्रमोट करना, नेचुरल गैस को भी कैसे डोमेस्टिक जो आपका कंज्यूमर है हाउस होल्ड, उसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए 100% करना। जब ये किया गया तो इसके साथ ही जैसे रिफाइनरीज़ को जितना नेचुरल गैस मिल रहा था उसका 65% उनको शुरू में मिला। हमारे फर्टिलाइज़र प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया, और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है। इन सब के बावजूद भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि हमारा जो घरेलू उपभोक्ता है, जो गृहिणी है, उसको गैस की कोई किल्लत ना हो, और चाहे वो पीएनजी है, चाहे वो हमारा डोमेस्टिक एलपीजी है। तो भारत सरकार की कोशिश थी कि कोशिश है इनफैक्ट कि प्राइस स्टेबल रहे और सप्लाईज भी स्टेबल रहे। अगर आप दुनिया भर में कहीं पर भी देखें, हमारे आसपास के हम देशों में ही देखें, कई तरह के स्टेप्स लिए गए हैं। कहीं राशनिंग की गई है, कहीं पर वर्क फ्रॉम होम किया गया है। इनफैक्ट अगर आप डेवलप कंट्रीज़ देखें, चाहे जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, चाहे यूके है, पेट्रोल का दाम अगर देखें तो 200 रुपये पर लीटर के आसपास है। अगर अपने देश में आप देखें तो ये लगभग 94 रुपये 77 पैसे है। तो ये सारी कोशिश कर कर भारत सरकार की यही मंशा रही कि जो हमारा घरेलू उपभोक्ता है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इन सब प्रयत्नों के चलते हमारे यहाँ पर किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं हुआ है। हाँ, बुकिंग का टाइम हमने 25 और 45 दिन किया ताकि वो डिमांड को मैनेज किया जा सके। लेकिन अगर आप देखें पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए, और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। इसी तरह जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में लगभग 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। ऑटो एलपीजी जो प्राइवेट आपके मार्केटर्स थे उनकी डिमांड भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर शिफ्ट हुई है। वहाँ पर भी पिछले 2 दिन में 613 टन से अधिक ऑटो एलपीजी की सेल हुई है। माइग्रेंट लेबर को ध्यान में रखते हुए 5 किलो के सिलेंडर्स की सप्लाई को इंक्रीज़ किया गया। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई। अवेयरनेस हो कहाँ पर ये 5 किलो का सिलेंडर मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, इसके लिए हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने कैंप्स लगाए हैं। अभी तक 10,700 से ज़्यादा कैंप लगाए गए हैं, और 1,90,000 से ज़्यादा सिलेंडर इन्हीं कैंप्स में सेल किए गए हैं। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं उनको 98% तक
उनकी जो पिछले 6 महीने का एवरेज कंजम्पशन था उसका 98% तक उनको एलोकेशन किया जा रहा है। पीएनजी उपभोक्ताओं की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। अभी तक 6.5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया, यानी कि उनको गैस देना शुरू किया जा चुका है। ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है। सरकार ने एक ऑर्डर भी निकाला जिसमें ये कहा कि अगर किसी के पास पीएनजी कनेक्शन है तो उनको अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना चाहिए। इसके तहत भी अभी तक 50,400 से ज़्यादा ऐसे पीएनजी उपभोक्ता हैं जिन्होंने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। हमारे रिटेल आउटलेट्स पर आप देखें, वहाँ पर नॉर्मल ऑपरेशन है। पैनिक बाइंग होती है, लेकिन हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की उनका ये एफर्ट रहता है कि तुरंत के तुरंत वहाँ पर सप्लाईज़ को रेस्टोर किया जा सके। पेट्रोल और डीजल की कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं पर कोई राशनिंग नहीं की गई है। ये कुछ कदम जो भारत सरकार ने उठाए, ये उनके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। रिफाइनरीज को आप देखें, वो ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारी जो क्रूड इन्वेंट्रीज हैं वो सफिशिएंट हैं। इसके अलावा जब कमर्शियल आप जानते हैं, जब हमने एलपीजी को मैक्सिमाइज किया तो पेट्रोकेमिकल्स पर अफेक्ट हुआ, लेकिन सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो, फार्मा को, पेंट को, केमिकल सेक्टर्स को हम वो उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम दे पाएँ, इसके लिए C3 C4 मॉलिक्यूल्स का एलोकेशन इन सेक्टर्स के लिए भी किया गया। 9 अप्रैल से लेकर अभी तक 13,150 टन से अधिक प्रोपिलीन और 1970 टन से अधिक बेंजाइल एक्रिलेट हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और उनकी रिफाइनरीज के द्वारा बेची गई हैं। इसके साथ ही ये भी प्रयास रहा कि कहीं पर कोई होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए। स्टेट्स से भी रिक्वेस्ट की गई। स्टेट्स की जो टीम्स हैं वो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की टीम के सहयोग के साथ लगातार काम कर रही हैं। कल भी लगभग 200 जगह पर सरप्राइज इंस्पेक्शंस रेड हुए हैं। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी लगातार सरप्राइज इंस्पेक्शन कर रही हैं। कल पिछले 2 दिनों में लगभग 41 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं। लगभग 12 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई गई है और 1 डिस्ट्रीब्यूटर को सस्पेंड भी किया गया है। मेरा ये सब बताने का उद्देश्य यही है कि जनता से मैं ये रिक्वेस्ट कर सकूं कि हमारे पास सप्लाईज अवेलेबल हैं, इसलिए आप अफवाहों पर विश्वास न करें, अपनी ज़रूरत के अनुसार ही ईंधन क्रय करें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Over to Upesh ji for shipping updates. Thank you. Good afternoon, everyone. The Ministry of Port, Shipping and Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in the region are safe and there is no incident involving Indian flag vessel reported in the past 48 hours. No incident involving foreign vessel with Indian seafarers also has not been reported in the past 48 hours. The control room set up at DG Shipping has handled about 8,737 calls and more than 19,314 emails since activation. And in the past 48 hours, a total of 167 calls and 582 emails have been received. The Ministry, through the Directorate General of Shipping, has facilitated the safe repatriation of more than 3,019 Indian seafarers so far, including 20 in the last 48 hours from various locations across the Gulf region. Port operations across India remain normal and no congestion has been reported. Thank you. Thank you, Upesh ji. Over to you, Randir ji, for MEA updates. Thank you, ma'am.
Let me update you on some of the developments in regard to countries in the Gulf region. Under the direction of Prime Minister Shri Narendra Modi, our outreach to countries in the Gulf region continues. Foreign Secretary Shri Vikram Misri paid an official visit to UAE on 7th May 2026, that is yesterday. Earlier, as I had informed you, External Affairs Minister had also visited the UAE from 11th to 12th of April, and National Security Advisor had visited UAE from 25th to 26th April 2026. In addition, we've also had outreach to other countries in the Gulf region. Minister of Petroleum had visited Qatar on 9th and 10th April, and National Security Advisor had visited Saudi Arabia on 19th April 2026. During the visit, Foreign Secretary met with the Minister of State and Special Envoy for India, Her Excellency Reem Al Hashimi. He also had a meeting with His Excellency Khaldun Al Mubarak, Managing Director and CEO of Mubadala Investment Company. Foreign Secretary had a detailed meeting with Minister of State and Special Envoy for India, Her Excellency Reem Al Hashimi. They reviewed ongoing bilateral cooperation in several areas, including trade, investment, economic cooperation, defense, fintech, health, and people-to-people contacts. The two sides also exchanged views on the prevailing situation in the West Asia region. Foreign Secretary, apart from his bilateral meeting with his counterpart, also participated in a trilateral meeting under the India-France-UAE framework. This meeting was attended from the UAE side by Her Excellency Reem Al Hashimi and from France by His Excellency Martin Brens, Secretary General of the Ministry for Europe and Foreign Affairs of France. The three sides reaffirmed their commitment to the trilateral partnership and agreed on a structured roadmap with defined timelines. Thank you. Thank you, Randhir. Over to you, Aseem ji. Thank you, ma'am. Good afternoon. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and West Asia region. Our efforts are focused on ensuring the safety and welfare of the Indian community in the region. The dedicated special control room in the ministry is operational to respond to queries from Indian nationals and their families. We are in constant touch with the state governments and union territories for sharing information and to coordinate our efforts. Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals. They are proactively assisting our citizens. They are also in close touch with the local governments. Regular advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and the Indian companies to address their concerns. Welfare of the Indian seafarers in the region is of high priority for us. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with the local authorities and agencies, extending consular assistance, and assisting for requests to return to India. The overall flight situation continues to improve, with additional flights operating from the region to various destinations in India. UAE airspace is open. India and UAE carriers are operating flights from UAE to various destinations in India. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. Qatar airspace is partially open. Air India Express, Indigo, and Qatar Airways are operating flights from Qatar to various destinations in India. Kuwait airspace is open. Jazeera Airways and Kuwait Airways are operating flights from Kuwait to India. Bahrain airspace is open. Air India Express, Indigo, and Gulf Air are operating flights from Bahrain to various destinations in India. Iraq airspace is open with limited flight operations to destinations in the region, which can be used for onward travel to India. Iran airspace is partially open. We have advised Indian nationals to avoid traveling to Iran and urged those already there to leave with our embassy's support. So far, our embassy in Tehran has facilitated movement of 2,500
and 46 Indian nationals out of Iran through land border routes. Israel airspace is open and limited flight operations have resumed to destinations in the region, which can be used for onward travel to India. Thank you. Thank you, Asim ji. Now we'll take questions. Yeah, please. We'll start over. Please get the mic in. Thank you. Amar Zaidi from PTI. My question is to MOPNG. You choose your words very carefully, and you've noticed this for the past 1.5 months. You have maintained in your briefing today that the government has so far endeavored to keep prices stable. Does that stability extend in future as well, or are you preparing ground for a price increase? Related to that, the IMF official earlier this week advocated that the countries like India should pass on the increased energy cost to consumers. Do you subscribe to that view or not? One question to MEA as well. There has been an escalation in fighting between Iran and US. What's your view on that? Does it stabilize or destabilize the entire environment right now? Thank you. Sukar from the Indian Express. One question to Sujata ma'am, in continuation to what Amar sir asked. Not just IMF, but we have external monetary policy committee members and others also coming out and saying that foreign finance secretaries, etc., saying that it's now time to pass on the higher energy costs to consumers. So again, if that is something that is on the horizon in the near future. Second question that I wanted to ask was about if you could help us give us some idea about the current level of losses that the OMCs are incurring on petrol, diesel, LPG. And again, one question to Randhir sir. It's been an on and off sort of a ceasefire, but now suddenly again there is some action there between Iran and the UAE is obviously not retaliating as such, but there have been attacks over the past few days. So with a limited view on getting our ships out of the region, how has the situation been evolving? Does it complicate the situation for us? Thank you. Hi, I'm Rakesh Kumar from New Indian Express newspaper. My question is to Shipping Ministry. Sir, I want to know how many ships are stranded the west side of Strait of Hormuz, along with the bifurcation, carrying what, LPG, fertilizer, and what? Hi, Ms. Sharma. Wanted to get an update on a few data points. What is the current production, LPG production from our refineries vis-a-vis prior to the war? And secondly, if you can give us data on of the total cooking fuel consumption of India, what is the percentage of LPG and PNG that we consume? And also, since you have been pushing for PNG, has that percentage significantly changed in the last 2 months or something like that? If you can give us figures as to what is our bifurcation for LPG and PNG. Hi, Tvesh from Economic Times. Sir, can we get an assessment or can we get some clarity on what is India's assessment of the situation right now in West Asia, whether we consider it safe for our vessels to pass right now or not? And ma'am, my second question is regarding some instances of companies, especially cab aggregators, claiming that there is a shortage of fuel because of which cab fares are also going up. So since the government maintains that there has been no increase in prices of natural gas and that there is no shortage of gas as well for compressed natural gas, will the government take any action against those companies claiming a shortage and maybe profiteering from the situation? Dhruvaksh from Business Standard. My question is for Upesh sir. So one is, we've seen a large increase in bunkering costs for vessels over the past 1.5 months in tandem with the
overall fuel prices across the globe, various fuel prices. One I wanted to understand is what has been the impact on shipping lines, whether it be global shipping lines operating in India or Indian shipping lines. And second, is there any sort of strategy in terms of Indian vessels which are going across the world with Indian cargo in terms of bunkering, because there are different different prices at different bunkering ports across the globe. So is there a strategy around bunkering of vessels, given that prices have been up, even though they've softened a bit now? Second is that there have been reports that there are around 40 vessels with India-bound cargo that are currently stuck in the Strait of Hormuz, of which 13, I'm assuming, are Indian-flagged vessels. So just wanted to understand the government's evacuation strategy for these vessels. Where are you prioritizing the exit of India-bound vessel, of Indian-flagged vessels first, or is there a cargo by cargo sort of situation? Because we did see in the past that India has also facilitated vessels based on cargo. So these two questions. So the first I will come to LPG production. So right now it is in the range of 45-46,000 ton per day. Earlier it was 34,000 ton. If you see in a normal market, around 86-87% of our consumption is actually domestic, and the rest is your commercial, bulk, auto LPG. Regarding the prices, I have tried to explain that कि जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो बाज़ार से महंगा कच्चा तेल, गैस और एलपीजी खरीद रही हैं, लेकिन जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सस्ते दामों पर बेच रही हैं। अब इसका इम्पैक्ट उनके फाइनेंसिस पर होता है, और इसी इम्पैक्ट को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी भी कम की, और जिसके चलते लगभग 14,000 करोड़ का जो भार है वो पर मंथ, हर महीने, वो भारत सरकार के ऊपर भी है। इसके अलावा भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अंडर रिकवरी हो रही है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे वो एलपीजी है। और एक बात और जो समझने की है कि जो ये कंपनियां कमाती हैं उसी से वो अपना बिजनेस भी करती हैं और कच्चा तेल खरीदती हैं और फिर उसको साफ कर बाज़ार में बेचती हैं, घरेलू बाज़ार में। इसके अलावा अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखें, चाहे वो अपस्ट्रीम है, मिड स्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम है, हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़, 1,30,000 करोड़ से लेकर लगभग 1,50,000-60,000 करोड़ तक कैपेक्स करती है। तो ये वो पैसा है जिसके द्वारा ये नए प्लांट लगाती हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी 9 मिलियन मेट्रिक टन यानी कि 90 करोड़ टन हर साल कच्चा तेल साफ करने की क्षमता है इस रिफाइनरी के अंदर। इसी तरह हमारे पास एक इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है पानीपत, वो आज की तारीख में 1.5 करोड़ टन पर साल हर साल रिफाइन करती है। उसका एक्सपेंशन हो रहा है लगभग 2.5 करोड़ टन हर साल की क्षमता पर। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें, नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, वो भी 3 मिलियन मेट्रिक टन से 9 मिलियन मेट्रिक टन एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसी तरह एक बात और कि ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, लगभग हम जो है दुनिया के 4थे सबसे बड़े रिफाइनर हैं, इसने भी हमारे बाज़ार को ये जो प्राइस राइज था इससे काफ़ी हद तक बचाने में हमारी हेल्प करी है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं यही कहूँगी कि भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि प्राइस स्टेबल रहे, और अभी तक कोई प्राइस इंक्रीज नहीं किया गया है। इसके अलावा एक प्राइस था सीएनजी के ऊपर। सीएनजी एक ऐसा, अगर आप पेट्रोल, डीजल और एलपीजी देखें तो ये एक ऐसा मार्केट है जो कम्प्लीटली डोमिनेटेड है बाय पब्लिक सेक्टर कंपनीज।
चाहे हमारा वो IOCL हो, HPCL हो या BPCL हो, ये घरेलू मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डोमिनेट करते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल गैस में जाएं तो जो CGDs हैं उसमें बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। मुझे नहीं पता वो क्या इशू आपका है, अगर आप हमें वो बताएंगे तो वी विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट। और कोई भी अगर माल प्रैक्टिस कहीं पर भी हो रही है तो उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। So that is not regulated by us. Thank you. Under recovery, देखिए पेट्रोल और डीजल जैसा आप प्राइसिंग जानते हैं, ये डेली प्राइसिंग जैसा है। लेकिन अगर आप तीनों का अंडर रिकवरी पूछें मुझसे, पेट्रोल, डीजल, LPG, तो महीने का लगभग 30,000 करोड़। थैंक यू। Thank you, ma'am. So I'll start from behind, which is a much easier question to answer. So there are 13 Indian flag vessels with one as LPG tanker. There are 5 crude oil tankers. One is a product tanker or a chemical tanker. There are 3 container ships. There are 2 bulk carriers, and there is 1 dredger. So that takes it to 13 Indian flag vessels on the west of Strait of Hormuz. Now coming to more strategy. So bunkering cost, you have yourself brought out that it is now coming down. And as you're aware, shipping is a very a diverse kind of operations. It is not a simple hire and providing services. There are time charters, voyage charters, and you're also aware that, you know, cargo prices or the chartering prices have gone up. That is probably because of the bunker prices directly related. To bring down and provide relief to our shipping lines and to our consumers and exporters, the government has set up a mechanism to review it, you know, almost on a daily basis. There are some measures which we have taken as Ministry of Shipping, which you are aware of. I will like to reiterate. Like transparent pricing advisory was issued to shipping lines, it was ensured. There were certain waivers on ground rent charges, reefer container charges, which was brought in. There was bunker fuel availability in coordination with our PSUs, which has been ensured that at all Indian ports, there has not been a single shortage throughout this crisis. So that is a part of government strategy. And with respect to how many vessels carrying Indian cargo, like I said last time, I will not be able to tell you exact number. The mechanism is the PSU or the company which is hiring the vessel, and it's a commercial detail with him, and based on which it probably the charter or the hire keeps changing. Many people have brought out in this forum that a vessel was earlier showing destination as X and now shifted to Y. So it will not be possible to give you timely update. But yes, please be rest assured, the Ministry of Shipping with Ministry of Petroleum, MEA is closely monitoring the situation, and we are trying to get all our ships out, both our flag as well as our cargo. So I will definitely take a feedback, but I would like to tell you, as we are doing a press conference here, there is a high-level review already happening at the level in the ministry to look at all these issues. So we are cognizant of this issue, and we regularly update both with stakeholders, shipping lines, and the industry. So first, coming to your question regarding the situation in West Asia, yes, we are closely following and monitoring the developments there. We continue to call for de-escalation, dialogue and diplomacy so that there can be an early end to the conflict and there can be a restoration of peace and stability there. Sukalp, coming to your question, again, we are following all the developments in West Asia. A few days back, you would have seen when the attack took place on the Fujairah port, our Prime Minister strongly condemned the attack. We said that any attack
and this has been our position right from the very beginning, any attack on civilian infrastructure or on civilians is totally unacceptable for us. And in regard to safe passage of our ships, yes, we are in touch with Iranian authorities. So far, 11 of our ships have come back. Am I right? And the rest 13 of Indian flagged vessels are still there, and they'll be, hopefully, we are in touch with the Iranian authorities, and hopefully we can also have them safely exit Hormuz. Thank you. All right then. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you all. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण पश्चिम एशिया के जो लगातार बदल रहे घटनाक्रम उस पर और उसका जो असर है दरअसल उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों में 70 से 120 डॉलर प्रति बैरल जो है वो क्रूड की कीमतें हो गई हैं। लगभग 40% क्रूड पश्चिम एशिया के इसी संघर्षरत क्षेत्र से आता है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां नुकसान झेल रही हैं, लेकिन कीमतों को स्थिर रखा गया है और भारत सरकार लगातार इसके लिए कोशिश कर रही है। एक्साइज ड्यूटी इसी वजह से घटाई गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि चाहे वो पेट्रोल और डीजल की कहीं कोई कमी नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि किसी भी तरह की अभी तक फ़िलहाल चाहे वो फर्टिलाइज़र संयंत्रों की बात करें या फिर 5 किलो के सिलेंडर्स की बात करें, हर जगह पे स्थिति को मेंटेन करने की कोशिश की गई है और सकारात्मक खबरें हर तरफ से आ रही हैं। तो इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही एलपीजी खरीदें।